बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन नकवी के बयान के बाद पाकिस्तान की सियासत में जो भूचाल आया है वो अभी थमा नहीं है, बल्कि बढ़ता जा रहा है और एक नई जंग का आगाज हो गया है। दूसरी तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी और ताकतवर एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों किस तरह एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रही हैं, और अब कश्मीर के इंतखाबात के नतीजे में जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, मजीद वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत आम और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उम्मीद है वीडियो आप देखेंगे और उसके बाद अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आपने देखा कि पिछले दिनों मोहसिन नकवी का एक बयान आया, चंद दिन उस पर भौचाल आया और उसके बाद मोहसिन नकवी ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे ऐसा तासर उभरा कि नून लीग की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, लेकिन असल हकायक इससे मुख्तलिफ हैं। बहरहाल नए सूबों का क़याम इस वक्त ना पीपल्स पार्टी चाहती है ना नून लीग चाहती है, क्योंकि आले जरदारी और आले शरीफ दोनों का मफादात इससे वाबस्ता हैं। अब इन मामलात के अंदर नून लीग समझती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो लड़े, और पीपल्स पार्टी समझती है कि पहले नून लीग लड़े। अब जिस तरह के बयानात आए उसके बाद राना सनाउल्लाह ने जो बात की है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है, जो पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी इंसल्ट है। यानी यहाँ पे उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद उल्टी गिनती भी सीधी होगी और उल्टी गिनने वाले भी सीधे होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल सीधी कर ली जाएगी। उनको जिस तरह की मुश्किलात का सामना है उसमें मजीद इजाफा होगा। फिर करप्शन स्कैंडल, फाइल्स, बहुत से चीज़ों की तरफ इसका इशारा है। यानी मतलब ये है कि इस वक्त ताकतवर हल्के जिस तरह ज़्यादा सूबे चाहते हैं और बाकायदा तौर पर ये खबरें आई कि मैसेजिंग कर दी गई है, अब इसको पीपल्स पार्टी किसी सूरत तस्लीम करने के लिए अब तक तैयार नहीं है। और उसकी एक बड़ी वजह पीपल्स पार्टी के लिए सिंध की जो तंजीमात है, कौम परस्त तंजीमात, उनका एक चैलेंज है। और कराची को अगर वफाक का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया जाता है तो पीपल्स पार्टी के लिए सिंध सूबा जब तकसीम हो जाएगा तो फिर उनकी जो गिरफ्त है वो मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो जाएगी। अब इसी मामले पर जो बात की गई है राना सनाउल्लाह की तरफ से कि वफाकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इलेक्शन में गर्मा गर्मी और तकरीर होती रहती हैं, लेकिन रिजल्ट फाइनल होते ही सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। जिसके पास अक्सरियत होगी वो हुकूमत बनाएगा और बाकी फरीक भरपूर तरीके से अपोजिशन का आइनी किरदार अदा करेगा। जहाँ तक हाई कोर्ट जजेस की तैनाती की समरी का ताल्लुक है, सदर ममलकत की इस्लामाबाद वापसी पर कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। आइनी तकाज़ों के मुताबिक एतराज़ की सूरत में समरी दोबारा जायजे के लिए वज़ीर आज़म को भेजी जा सकती है और आइन के तहत तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक तमाम मामलात हल होंगे। अब अभी तक सदर पाकिस्तान ने जो नए जजेस की तैनाती है उस समरी पर दस्तखत नहीं किए। अब मुमकिन तौर पर उनके दस्तखतों के बगैर ही ये समरी पर दस्तखत करके वज़ीर आज़म की तरफ से या किसी ऑफिसर की तरफ से उनकी तैनाती का अमल भी होगा और उनको बाकायदा तौर पर हल्फ बर्दारी की तकरीबात भी मुनक्कद कर दी जाएंगी। अब सवाल ये है कि इस पर असल में पीपल्स पार्टी का एतराज़ क्या है। अब एक बात इलेक्शन 2024 के बाद मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के मुफ्ती कुफैतुल्लाह ने बहुत आम की थी, और वो बात ये थी कि जब डाका मिलकर डाला है तो हिस्सा तो बराबर तकसीम होना चाहिए। लेकिन अब मसला यहाँ पर भी यही है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने जो जजेस के नाम दिए उनकी तैनाती नहीं हो सकी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इसको बहुत संजीदा लिया है, चूंकि नून लीग के बहुत सारे हामी बुखला उनको जज बना दिया गया। लेकिन एक बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, और ये इल्ज़ाम लगाया गया है पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी की तरफ से। मैं ये आप अगर सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरह का शख्स उसको जज बनाया गया है। ये इनका इल्ज़ाम क्या है, ये ज़रा आप पहले सुनिए। एक डिफेंस जज साहब मेमन, उसने एडमिट किया कि हमने 10 करोड़ रुपया लिया और 50 लाख मुझे मिला, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है। उसके साथ उस ये बोल्ड टीवी वालों का वो शेख का केस था, यू रिकॉल दैट? जी 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 बिल्कुल। उसने कहा कि मुझे तो 50 लाख दिया, बाकी पैसे तो एक वकील का नाम है, एक जज का नाम है। ये बातें हैं बार बार चल रही हैं, ये जिससे डिस्कशन दीवार। तो वो उनका नाम भी इस लिस्ट में गया है, समरी में है जजेस के लिए। यस, उनका भी नाम गया। यानी वो कहते हैं एक ऐसा शख्स जो जज के लिए जो है वो उसका नाम गया है और वो जज अप्रूव हो गया है, जिसने पहले रिश्वत लेना तस्लीम कर लिया है।
اور 50 लाख 10 करोड़ का मामला था। 50 लाख वो कहता है मुझे हिस्सा मिला है, बाकी तो एक वकील साहब और एक जज साहब खा गए हैं। यानी इस तरीके से वो कहते हैं बार्स के अंदर इस हवाले से बात होती रही है, और ऐसे शख्स को भी अब हाई कोर्ट का जज तैनात किया गया है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और ताकतवर हल्के, इसके अंदर ये जो 3 फरीक हैं जजेस की तैनाती के अंदर बगैर, ये आपस के अंदर इस वक्त गुत्थम गुत्था हैं, और इल्ज़ामात का एक सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। अब इस सारे मामले को देखें तो रात गए आसफ जरदारी की एक मोहसिन नकवी और जो ताजर हैं गौर और उनके अलावा जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनके साथ एक आम मुलाकात हुई है। अब चंद दिन पहले मोहसिन नकवी ने जिन ताजरों से गुफ्तगू की है और जो ऑर्गेनाइजर थे और जो वहां पे बातें कर रहे थे, उन्हीं के साथ आसफ जरदारी उनको मिलने गए हैं। यानी ऐसी बात नहीं है कि वो गवर्नर हाउस के अंदर मिलने आए हैं, बल्कि यहाँ पे पोजीशन ये है कि आसफ अली जरदारी की लाहौर में मोहसिन नकवी और गौर एजाज से मुलाकात हुई है। मुलाकात लेक सिटी में हुई है और तकरीबन 2.5 घंटे जारी रही है। मुलाकात के बाद आसफ अली जरदारी वापस बिलावल हाउस रवाना हुए हैं, ये रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है। अब यहाँ पे जरदारी साहब को ये टेंशन है कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, खास तौर पर कराची को लेके, वो बहुत सेंसिटिव है। काफी अरसे से जब भी किसी मिलिट्री की आम शख्सियत के साथ उनकी नशिस्त होती है तो ये सवालात वहाँ पे उठाए जाते हैं कि यहाँ बत्ताखोरी है, यहाँ कराची में अमन व अमान का मसला है, यहाँ पे रिश्वत बहुत ज्यादा दी जाती है, जो काम है वो बहुत लटकाए जाते हैं, माल प्रॉपर तरीके से पोर्ट से जो है वो पहुंच नहीं पाता, और ये मसाइल हल करने के लिए ज़रूरी है कि कराची जो है उसको वफाक का हिस्सा डिक्लेयर किया जाए और ये रुकावटें जो तजारत के अंदर पैदा होती हैं ये दूर हो सकें। लेकिन यहाँ पे आसफ जरदारी की इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं और उनको अंदाजा है कि उनका घेरा तंग होता दिखाई दे रहा है। अगर वो ज्यादा सूबे बनाने पर भी रजिस्ट करेंगे तो उनके लिए जो है वो सख्ती शुरू हो जाएगी। अब दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया है, लेकिन यहाँ पे सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा एतराफ किया है और ये सहाफियों के साथ उनकी एक नशिस्त हुई है और वहां पे जो उन्होंने बात की है वो बहुत शॉकिंग है। उन्होंने बताया कि मुझे कहा गया कि तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करो, तुझे 5 दिनों में नाअहल करा देंगे। अब ये उनकी सीनियर सहाफियों से एक नशिस्त के अंदर गुफ्तगू हुई है। अब आप अंदाजा कर लें कि एक तरफ जो है वो सुहेल अफरीदी पर पार्टी के अंदर तनकीद हो रही है, उनको मुतनाज़ बनाया जा रहा है, वो एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन कई ग्रुप्स होने की वजह से अब आपस के अंदर जंगें और टकराव की कैफियत है और हुकूमत पर वो प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ हुकूमत की जो पार्टियां हैं वो आपस के अंदर ज्यादा हिस्सा लेने पर लड़ रही हैं। आम आदमी जो पाकिस्तान का है वो पिस गया है, महंगाई है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, अशिया खुर्दोनोश हैं, एजुकेशन, हेल्थ और आगे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी तक एक अजीब किस्म का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हुआ पड़ा है और इसका इजहार ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ये सारी मामलात जो है वो हो रहे हैं। अब एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर आपस में लड़ते हैं और अपोजिशन का जो अलायंस है वो खुल के सामने नहीं आता और एक बड़े लेवल का जो प्रेशर है वो बिल्ड नहीं होता। अभी मौलाना फजल रहमान ने मखदूम जो है वो जावेद हाशमी से मुलाकात की है। मौलाना फजल रहमान और पीटीआई इकट्ठे अगर नहीं होते तो ये प्रेशर बिल्ड नहीं होता, और अगर इकट्ठे होते हैं तो पीटीआई के अंदर ग्रुप हैं, उनकी लड़ाई शुरू हो रही है। तो अब इस वक्त पीपल्स पार्टी या नून लीग भी शायद इस मौके की तलाश में हूं कि अपोजिशन इकट्ठी हो और वो इकट्ठे होकर कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड करें कि ये जो सूबों के मामलात या दीगर मामलात पर उनको प्रेशर का सामना है तो सियासी जमातें एक ताकत जो है वो क्रिएट करने की पोजीशन में हो। लेकिन यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से मुख्तलिफ है और वो ज्यादा सूबे बनाने के हक में है। इमरान खान के माजी के जो बयानात हैं वो इस हवाले से बिल्कुल क्लियरली आ चुके हैं। अब बैरिस्टर गौर और बाकियों का ये ख्याल है कि अगर इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए तो इस मामले पर उनका मौक़िफ़ जो है वो हम ले सकते हैं, लेकिन अभी तक मुलाकात का कोई सीन क्रिएट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और उसकी भी एक बड़ी वजह इमरान खान की फैमिली यानी बहनें, उनका एक और मौक़िफ़ है, पीटीआई के अपने जो ग्रुप्स हैं उनका कोई और मौक़िफ़ है, और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ कोई आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है और इस वक्त तो आपस में कहते हैं बातचीत भी बंद है।
اب ان حالات کے اندر جب اپوزیشن اتنی کمزور ہو تو پھر طاقتور حلقے جو چاہتے ہیں وہ ملک کے اندر رزلٹ لیتے ہیں، اور یہی کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ چونکہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی مریم نواز اگلی وزیر اعظم بنے، آصف زرداری سمجھتے ہیں ان کا بیٹا وزیر اعظم بنے، تو وہ ایک طرف جو ہے وہ بندر بانٹ کے طور پہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ تقسیم ہے، اور اس کا سارا فائدہ اس وقت حکومت اور ان کے اتحادی اٹھا رہے ہیں، اور آپس کے اندر ایک جنگ بھی وہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی وہ آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ اس سطح پہ جانے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے۔ جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔